दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे हम मिलाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो बीपीएससी में 4 बार मेंस लिख चुके हैं और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने एक बार इंटरव्यू को भी फेस किया है। तो दोस्तों उनसे मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे कि पटना में रह के सिर्फ अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे वो बीपीएससी में 4 बार मेंस लिख चुके हैं, उनका क्या स्ट्रैटेजी प्लानिंग है और बीपीएससी के लेके वो क्या सोचते हैं, सारा कुछ जानेंगे। और आप तक हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सवाल होंगे वो आप तक उसका जवाब पहुंच सके। तो चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि पटना में रह के कैसे तैयारी करते हैं बीपीएससी की और उनकी क्या प्लानिंग है, उनकी बुक लिस्ट वगैरह सिलेक्शंस क्या है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं और फिर किया हुआ है। तो हमारे साथ है नसीम भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे, जो आपने हम लोगों के लिए वक्त निकाला और हमारे व्यूअर के लिए वक्त निकाला। तो आज अब हम इनसे बात करेंगे। यही नसीम भाई है जो हमारे साथ है और इन्होंने बीपीएससी में 4 बार मेंस लिखा हुआ है और एक बार भाई ने इंटरव्यू भी फेस किया हुआ है। तो पूरा प्लानिंग जानेंगे, हर चीज जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? जी, मैंने ग्रेजुएशन बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से किया था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से, और मेरा पीजी पटना यूनिवर्सिटी से रहा। तो आपने जो बीपीएससी की ये शुरुआत की, जो आपकी जो पहली सीढ़ी थी, तो आपको कैसे लगा कि आपको बीपीएससी में ही जाना चाहिए? और भी बहुत सारी चीजें थी, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? या किसी ने आपको बताया कि बीपीएससी में जाना चाहिए, या फिर आपकी खुद की ड्रीम थी कि मुझे बीपीएससी में जाना चाहिए? जी, चूँकि मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो कमीशन से जुड़ा हुआ है। हमारे जो भाई साहब हैं वो अभी पोस्टेड सीईओ हैं। तो चूँकि हम 3-4 भाई पटना में रहकर कमीशन की तैयारी करते थे, और खुशी की बात है कि तीनों भाई एक साथ मेंस भी लिख रहे थे। मैं 48 से कंटिन्यू मेंस लिख रहा हूँ और 56 से 59 में मैंने इंटरव्यू भी दिया। तो चूँकि पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो कमीशन से रिलेट है। मतलब कहीं ना कहीं वो जो फैमिली बैकग्राउंड है आपका वो, और तो कहने की एक गवर्नमेंट जॉब की तरह जी जी जो झुकाव दिख रहा है, जी जी, तो वही आपका भी नजरिया था और यही चीज लेके जो है आप अपने कहीं ना कहीं बीपीएससी के लिए जो निकल पड़े। तो आपने जो बीपीएससी जैसे कि मुझे पता है, आपने बताया थोड़ी देर पहले कि 4 बार आप मेंस लिख चुके हैं। तो आपने पहला जो मेंस लिखा था वो कब लिखा था? जी, मैं पहला मेंस 48वीं बीपीएससी कंबाइंड दिया हूँ। वो करीब 2008 में 2010 में उसका एग्जामिनेशन हुआ। 2010 में 48वीं कंबाइंड हुआ। तो फर्स्ट मेरा जो बीपीएससी मेंस था वो 48वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव। तो उसके बाद आपका कंटिन्यू मेंस का पेपर रहा या फिर बीच में गैपिंग भी आया? जी, 48वीं से 56 से 59 तक मैं कंटिन्यू बीपीएससी मेंस लिखा हूँ जी। और 56 के बाद जो 60 to 62 है उसमें मेरा प्रीलिम शुरू हो गया। अच्छा, ठीक है ना। और चूंकि अभी बीपीएससी जो क्वेश्चन प्रिंट कर रही है उसमें विकल्प ई डाल रही है, तो थोड़ा बहुत विकल्प ई मेरे को परेशान किया। तो मतलब आपने 4 बार मेंस लिखा, आपके पास बहुत ही तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और इन 4 बार मेंस में आपने एक बार इंटरव्यू भी फेस किया है। 56 से 59 में मैं इंटरव्यू फेस किया हूँ। तो उस इंटरव्यू में ऐसा क्या था जैसे कि आपका फाइनली सिलेक्शन जो नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो आखिर क्या रीजन है? आपको कुछ तो ऐसा अनुभव हुआ होगा जो आप में ऐसा लगा होगा कि हमें कुछ तो कमी है जिसके कारण हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो रीजन क्या था जिसके कारण आपका इंटरव्यू में लगा कि सिलेक्शन, जिसके कारण आपका रुक गया? जी, एक्चुअली होता है क्या, बीपीएससी में जो फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट के हिसाब से होता है। क्योंकि इंटरव्यू जो बीपीएससी का है वो 56 से 59 में 150 का इंटरव्यू होता था। अभी जो 60 से 62 है उसमें 130 अंक का इंटरव्यू होते हैं। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा इंटरव्यू। मतलब ये एक चीज आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, जो 61 से जो इंटरव्यूज हैं वो 130 नंबर के होते हैं। उससे पहले जो इंटरव्यू होते थे वो 150 नंबर 150 नंबर के होते थे। और मैंने 56 से 59 इंटरव्यू में 100 अंक प्राप्त किया था। 100 अंक था और मेरे को लगा कि इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा है, और करीब 35 से 36 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। लेकिन सबसे जो कमियां थी हमें वो स्टैटिस्टिक था। स्टैटिस्टिक में मैं मात्र 9 अंक प्राप्त किया, जबकि उस समय 56 से 59 में जो स्टैटिस्टिक होता था वो अप्रोक्सीमेटली 50 अंक का होता था।
मतलब कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू जो है बहुत अच्छा जी गया जी था, क्योंकि आपने 150 नंबर में 100 नंबर जी, कैरी किया था। जी, जी। और आपको लगा कि कहीं ना कहीं रिटेन वाली जो पेपर थी स्टैटिक वाली, हाँ, जिसमें आपका बिल्कुल। नंबर कम आया, जी इसी कारण बस आपका जी, इंटरव्यू के बिल्कुल कारण बिल्कुल। मतलब ये सिलेक्शन नहीं हो जी पाया। तो हाँ, कुछ अगर आपको क्वेश्चंस याद हो इंटरव्यूज के, जी तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं हमारे बिल्कुल व्यूअर के साथ बिल्कुल। तो। जी चूंकि मैं पटना यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री दरभंगा हाउस से एमए किए हुआ हूँ। तो एमए में मेरा जो विषय है वो हिस्ट्री रहा है, एंशियंट हिस्ट्री। तो जब मैं इंटरव्यू कक्ष में गया था तो राजकिशोर सिंह का बोर्ड था। तो उस बोर्ड में सबसे पहले इंट्रेंस अंदर जाने के बाद मेरे को बैठाया गया। मैंने बैठा, हमसे रोल नंबर पूछा गया कि आप अपना रोल नंबर बताइए। मैंने रोल नंबर बता दिया। फिर मेरे से डेट ऑफ बर्थ पूछा गया, मैं डेट ऑफ बर्थ भी बताया। गैप के बारे में हमसे कुछ प्रश्न नहीं पूछे गए। हाँ, इतना जरूर पूछा गया कि आप पटना यूनिवर्सिटी से एमए किए हुए हैं। तो चलिए सर, एमए में आपका विषय क्या रहा है? तो मैंने कहा कि सर मेरा विषय एंशियंट हिस्ट्री है। तो उन्होंने कहा कि मेरा भी विषय इतिहास है, आप जानते हैं कि मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ। तो मैंने कहा कि सर ये जानकारी तो हमको नहीं है, तो चलिए आज आपसे इतिहास से ही क्वेश्चन किए जाएंगे। और करीब 35 से 36 क्वेश्चन हमसे इतिहास से पूछा गया, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि बिहार का नाम बिहार ही क्यों पड़ा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल, ये भी एक आप बड़ी बात बता रहे हैं कि आप जब इंटरव्यू फेस कर रहे थे और आपका भी हिस्ट्री था और जो इंटरव्यूज ले रहे थे उनका भी हिस्ट्री था, सेम मैचिंग सब्जेक्ट के कारण आपसे 30 से ज्यादा क्वेश्चंस किए गए। तो कहीं ना कहीं ये एक मतलब बड़ी बात बता रहे हैं कि इंटरव्यूज में 30+ क्वेश्चंस एक ही सब्जेक्ट से। जी जी जी। तो ये हाँ, बड़ी हाँ, बात है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन सिर्फ उसमें डिफरेंट था कि बिहार में भूकंप कब आया था। अच्छा, विनाशकारी जो भूकंप है वो कब आया था, वो हमारी विषय वस्तु से था नहीं। लेकिन चूंकि इसमें जीके के नॉलेज रखना बिल्कुल नेसेसरी है। कमीशन के जो छात्र रहते हैं उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक और कंटेम्प्रोरी इश्यूज जो है, करेंट और इंटरनेशनल इवेंट से सारे चीज की जानकारी रखने पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए था नहीं। लेकिन इतिहास में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जरूर उलझाऊ क्वेश्चन थे। लेकिन चूंकि मेरा पृष्ठभूमि इतिहास रहा है, मैंने बढ़िया से क्वेश्चन फेस किया। जैसे और क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन था कि अच्छा ये बताइए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। मैंने जन्म बताया। तो आंसर में मैंने कहा था नेपाल के तराई क्षेत्र में, लुबनी ग्राम। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई। तो मैंने बताया कुशीनारा में हुई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि कुशीनारा कहाँ पड़ता है। तो फिर मैंने कहा कि सर कुशीनारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, अरे बिहार में देवरिया जिला है। मेरे को उलझाने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन मैं श्योर था। मैंने कहा इसलिए शायद कहीं ना कहीं आपका जो मार्क्स है इंटरव्यू में वो ज्यादा आप कैरी कर पाए। 150 में 100 नंबर मार्क्स लाना ये अच्छी अचीवमेंट है। जी जी। तो फिर वो हंसने लगे, कहें कि राइट। उसके बाद हमसे कहा कि अच्छा आप 16 महाजनपद के बारे में जानते हैं। हम कहें कि ये सर, तो किस पीरियड में 16 महाजनपद था। तो हम कहें सर 6ठी शताब्दी में। तो उन्होंने कहा कि आप इतिहास का छात्र है, 16 महाजनपद में 16 का नाम आपको बताना होगा। मैंने देखा कि भाई 16 को नाम बताना तो थोड़ा टफ है, लेकिन मैं बताने लगा। तकरीबन मैंने 12-13 बताया। उसके बाद मैं मगध का नाम नहीं ले रहा था। तो उन्होंने हमको कहा कि जहां आप हैं उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं और सारा चीज का नाम ले रहे हैं, समझे ना। तो फिर मैं हंसने लगा, समझे ना। राजगिरी का नाम लिया मैंने। उसके बाद फिर हमसे वो टर्न क्वेश्चन कर लिए, समझे ना। फिर पूछे कि ये राजपूत पीरियड के बारे में जानते हैं। मैंने उसके बारे में बताया। फिर कहे कि अच्छा एक क्वेश्चन आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कि मतलब एंशियंट पीरियड के वैसे सम्राट का नाम बताना है जिसने सबसे पहले एकराट की उपाधि धारण की। आप इसमें फंसिएगा, ये क्वेश्चन कहा गया था हमको कि आप इसमें फंसिएगा। तो मैंने मुस्कुराया, समझे ना, और एकदम सहजता से जवाब दिया कि सर वो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनाभ था। तो बड़ी खुशी हुए। बोर्ड के जो मेंबर्स थे, खासकर वो तो चेयरमैन ही थे, क्योंकि जो बोर्ड्स का जो मेंबर होता है वो इंटरव्यू बोर्ड का चेयरमैन होता है। उसके बाद फिर हमसे प्रश्न पूछे गए कि आप ये बताइए कि ये बिहार के 5 हिस्टोरियन का नाम बताइए। मैंने 5 हिस्टोरियन का नाम
बताया बिहार का, तो उसमें से एक इंटरव्यू शख्स थे, मतलब मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि अच्छा आप तो सारा चीज बता दिए लेकिन कालकिंदर दत्त का नाम नहीं बताएं, क्योंकि कालकिंदर दत्त आपका जो डिपार्टमेंट का हेड रह चुके हैं। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि सर जो कालकिंदर दत्त थे ना, वे क्या कहते हैं, वो बंगाल के रहने वाले थे, बिहार के नहीं रहने वाले थे। तो उन्होंने हंसे, समझे ना। इस तरह के कुल मिलाकर हमसे 35 क्वेश्चन वो पूछ लिए थे, 35 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली था हमसे। तो कुछ इस तरीके का मजेदार जो रहा आपका इंटरव्यू, कुछ मजेदार जो क्वेश्चंस रहा जो आपको अभी तक ये चीजें याद है। तो अब हम आपसे ये जानेंगे कि जब आपने तैयारी शुरू की और आप जब मेंस भी आपने लिखा है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है मेंस लिखने का भी, तो आप कौन कौन से बुक को फॉलो किए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जी, मेरा जो 48वीं से जो 52वां मेंस था, वो मेरा फर्स्ट मेंस। तो उस समय मैंने जो मेंस के वैकल्पिक विषय के रूप में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का चुनाव किया था, और यह 53 से 55 तक कंटिन्यू मेरा ये विषय रहा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। लेकिन 56 से 59 में मैंने हिस्ट्री को हटा करके उसके स्थान पर मैंने एलएसडब्ल्यू को ले लिया। तो चूंकि इतिहास के लिए तो मैं बता चुका हूँ कि इतिहास के लिए एंशियंट में आपको केसी श्रीवास्तव के बुक हो गए, फिर इधर द वंडर दैट वाज इंडिया हो गए, एल वसम का बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ध्यान श्रीमाली हो गए। और मॉडर्न मेडिएवल में आपको एल.पी. शर्मा हो गए, बी.डी. महाजन हो गए, हरीशचंद्र वर्मा हो गए। मॉडर्न में आपको ये मॉडर्न में ऑलरेडी आपको ये बुक आ गए, फ्रीडम मूवमेंट आता है, फ्रीडम मूवमेंट आता है बिपिन चंद्र का। फिर आप बी.एल. ग्रोवर का बुक पढ़ सकते हैं, गवर्नरी पीरियड टोटल उसमें दिया हुआ है। फिर आर.एल. शुक्ला का भी बहुत अच्छी बुक है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रकाशित है, हिंदी माध्यम कार्यान्वित निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय का। और इसके साथ साथ जो ज्योग्राफी का बुक है वो 11th-12th का एनसीईआरटी पढ़ना है। और सुरेश प्रसाद का बुक आती है 11th-12th का, बहुत अच्छी बुक है, उसमें फिजिकल भी है और इंडियन ज्योग्राफी भी है, वो पढ़ना है। लेकिन मैं छात्रों से आग्रह करूंगा कि वे ज्योग्राफी बुक पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ एटलस बहुत उपयोगी साबित होता है। एटलस, हर क्वेश्चन पर वो एटलस देखेंगे। एटलस के लिए आपको ऑक्सफोर्ड का एटलस अच्छा आता है, ऑक्सफोर्ड स्कूल का एटलस है। फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत अच्छा बुक माना जाता है। फिर आप डी.डी. बसु भी देख सकते हैं। फिर सुभाष कश्यप का भी अच्छी बुक है। फिर इकोनॉमी के लिए 11th-12th का बुक आपको पकड़ लेना है। इंडियन इकोनॉमी में रुद्रदत्त एंड के.पी.एस. सुंदरम भी अच्छी बुक है, लेकिन वो बहुत मोटी है। मुझे लगता है कि जो कमीशन के छात्र है जो उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं साबित होगा। वो जिनका ऑप्शनल विषय है उनके लिए अच्छा रहेगा, रुद्रदत्त एंड के.पी.एस. सुंदरम। फिर साइंस के लिए लूसेंट का जो साइंस पेपर है वो बहुत अच्छा है। तो साथ में दर्पण भी मंथली ले लेना है। दर्पण, हाँ, मैगजीन में दर्पण अच्छा है। और दृष्टि भी लिया जा सकता है, हिंदी माध्यम के लिए दृष्टि भी उपयोगी है। इसके अलावे लूसेंट गाइड देखना। वैसे बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी का, जैसे कोई घर पे है या फिर पटना की तैयारी करना चाहता है, या फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दिल्ली से इसकी तैयारी हो सकती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये तैयारी पटना से ही आके हो सकती है? क्या ये तैयारी घर से नहीं हो सकती क्योंकि अभी डिजिटल का जमाना है, या फिर इसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा? तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि ये तैयारी कहाँ से हो सकती है? देखिए, ये डिपेंड कर रहा है फाइनेंशियल कैपेसिटी पर। चूंकि दिल्ली यूपीएससी के लिए द बेस्ट है, मुखर्जी नगर यूपीएससी का फैक्ट्री माना जाता है। तो जिनका फाइनेंशियल बहुत अच्छा है वो दिल्ली जा सकते हैं, बहुत अच्छा माहौल है। और चूंकि यूपीएससी के लिए तो एक परफेक्ट माहौल अनिवार्य है, एक वातावरण मिलना चाहिए। वहाँ छात्र सिर्फ यूपीएससी पर ही फोकस करते हैं, तो बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे मिलेंगे जो यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं और उनसे आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो गरीब पृष्ठभूमि के हैं, उनके लिए आजकल यूट्यूब रामबाण साबित हो रहा है। यूट्यूब पर बहुत तरह के मटेरियल उपलब्ध हैं। दिल्ली के अच्छे इंस्टीट्यूट भी अपना मटेरियल लोड किए हुए हैं। दूसरी बात है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, तो वो घर से भी तैयारी कर सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं फाइनली है कि अभी डिजिटल का जमाना है, कहीं से भी कोई भी तैयारी कर सकता है। अच्छी बात है। अगर कोई पटना में आके तैयारी करना चाहता है तो कितना ऑलमोस्ट उसकी मंथली खर्च हो जाएगी?
पटना में मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 हजार रुपये लग जाएंगे पटना में। मतलब कहीं ना कहीं 8 से 10 हजार रुपये में जी। और वो मंथली खर्च करके एक अच्छा सा मतलब यूपीएससी की बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं।